चांद रात थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी। लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। सुरेखा देवी अपने पुराने ऊनी कपड़े सील रही थी। रागिनी एक किताब लेकर बैठी थी। दादी, मुझे माउंट ग्लेशियर कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेना है। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। सच? लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं बिटिया। मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है, बस एडमिशन फीस भरनी होगी। अगर मैं वहाँ पढ़ूंगी तो इस गांव की पहली लड़की बनूंगी जो शहर जाकर पढ़ेगी। मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी रागिनी, चाहे इसके लिए मुझे अपना घर भी गिरवी रखना पड़े। रागिनी आश्चर्य से दादी को देखती है। सुरेखा देवी की आंखों में संकल्प झलक रहा था। मुखिया एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। कुछ लोग उसके पास बैठे बातें कर रहे थे। सुरेखा देवी अंदर आती है। अरे सुरेखा देवी, आप यहाँ? कहिए, क्या सेवा करूं? मुझे कर्ज चाहिए। मैं अपना घर गिरवी रखना चाहती हूँ। घर गिरवी? इतने सालों तक तुमने किसी से कर्ज नहीं मांगा, अब अचानक? मुझे मेरी पोती को शहर के स्कूल में पढ़ाना है, उसे कुछ बनाना है। मुखिया ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। अरे, इस गांव में कोई लड़की पढ़ी लिखी अफसर बनी है क्या? क्यों अपना घर दांव पर लगा रही हो? पहली बार कोई लड़की ये करने जा रही है, इसीलिए आपको ये मजाक लग रहा है। मान लो, अगर वो फेल हो गई तो तुम्हारा घर भी चला जाएगा। मेरा विश्वास हार नहीं सकता। अगर मैं उसे पढ़ने से रोकूंगी तो मैं उसकी किस्मत का दरवाजा बंद कर दूंगी। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सुरेखा देवी बिना कुछ कहे निकल जाती है। गांव के लोग फिर से फुसफुसाने लगते हैं। कुछ देर बाद बड़े आलीशान बंगले के बाहर सुरेखा देवी खड़ी थी। अंदर लकड़ी की बड़ी कुर्सी पर जमींदार बैठा था। दादी, इतने सालों में पहली बार मेरे दरवाजे पर आई हो, बोलो क्या चाहिए? मुझे कर्ज चाहिए। मैं अपना घर गिरवी रखना चाहती हूँ। तुम अपना घर गिरवी रखना चाहती हो? किस लिए? अपनी पोती की पढ़ाई के लिए। मजेदार बात है। कभी किसी ने सुना है कि इस गांव की कोई लड़की पढ़कर अफसर बनी हो? कोई तो पहली होगी। ठीक है, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी पोती असफल हो गई तो तुम्हारा घर हमेशा के लिए मेरा होगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। सुरेखा एक कागज पर दस्तखत कर देती है। जमींदार दस्तावेज को मुट्ठी में कसकर मुस्कुराता है। रागिनी अपनी किताबों के साथ बैठी थी। दादी पैसे लेकर घर लौटती हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दादी, क्या हुआ? तेरा एडमिशन पक्का हो गया रागिनी। कैसे? मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है। दादी, इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? बेटा, घर दीवारों से नहीं, सपनों से बनता है, और तेरे सपने पूरे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाहर बर्फबारी जारी थी, लेकिन घर के अंदर एक नई उम्मीद की गर्माहट महसूस हो रही थी। कॉलेज का बड़ा और आलीशान परिसर था। छात्र छात्राएं महंगे कपड़े पहने हुए थे। रागिनी साधारण ऊनी शॉल में धीमे कदमों से चल रही थी। कुछ छात्राएं उसे देखकर हंस रही थी। नेहा और उसकी सहेलियां रागिनी के पास आकर खड़ी होती हैं। देखो देखो, गांव से आई हमारी नई सहपाठी। हाँ, सुना है इसकी दादी ने इसे पढ़ाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। लेकिन ये यहाँ टिकेगी कैसे? अमीर स्कूल, महंगी किताबें, और ये शायद खेतों में काम करके फीस भर दे। सभी लड़कियां ठहाका लगाकर हंसती हैं। रागिनी उनके तानों को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। छात्रों की भीड़ जमा थी। सभी बोर्ड पर लगे नए नोटिस को पढ़ रहे थे। रागिनी भी आगे बढ़कर पढ़ती है। फाइनल परीक्षा में बैठने के लिए सभी छात्रों को सफेद स्वेटर पहनना अनिवार्य होगा। रागिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
पीछे से नेहा और उसकी सहेलियां फिर आकर खड़ी हो जाती हैं। अब क्या होगा? रागिनी, सुना तुमने, बिना सफेद स्वेटर के कोई परीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर तुम स्वेटर कहाँ से लाओगी? अगर चाहो तो हमारी नौकरानी से उधार मांग लो। रागिनी उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। क्या हुआ बिटिया, स्कूल में कुछ परेशानी हुई क्या? दादी, फाइनल परीक्षा में बैठने के लिए सफेद स्वेटर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और मेरे पास तो। रागिनी आगे कुछ नहीं बोल पाती। चिंता मत कर बेटा, कुछ ना कुछ उपाय तो होगा ही। कुछ देर सोचती हैं, फिर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वे हल्के से बुदबुदाती हैं, अगर पहाड़ों में आग जल सकती है तो बर्फ से स्वेटर क्यों नहीं बन सकता? दादी, आप क्या कह रही हैं? एक पुराना ज्ञान है जो आज किसी को याद नहीं। हमारे पूर्वजों को बर्फ बुनाई की कला आती थी। बर्फ से स्वेटर? हाँ बिटिया, ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मुझे सिर्फ हिमालय की सबसे ठंडी बर्फ चाहिए। रागिनी दादी को अविश्वास से देखती है, लेकिन सुरेखा देवी की आंखों में एक अडिग विश्वास झलकता है और बाहर की ओर बढ़ती हैं। हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। सुरेखा देवी कांपते हाथों से बर्फ इकट्ठा कर रही थी। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। धीरे धीरे वे उस बर्फ को अपने बुने हुए धागों में मिलाना शुरू करती हैं। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे कोई जादू कर रहा हो। रात बीतने लगती है, ठंडी हवा चलने लगी थी और धीरे धीरे सफेद स्वेटर का आकार बनने लगा था। बर्फ की चमक उसमें समा रही थी, जैसे कोई जादुई प्रकाश उसमें समा गया हो। सूरज की हल्की किरणें बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ रही थीं। रागिनी बिस्तर से उठकर जैसे ही स्वेटर पहनती है, उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आता है। वो स्वेटर को छूकर देखती है। दादी, ये ठंडा क्यों नहीं है, बल्कि ये तो गर्म है। मैंने कहा था ना बिटिया, ये सिर्फ बर्फ का स्वेटर नहीं, इसमें तुम्हारे सपनों की गर्मी भी है। अब जल्दी करो, परीक्षा के लिए देर हो रही है। रागिनी खुश होकर और आत्मविश्वास के साथ घर से निकलती है। छात्र लाइन में खड़े थे, सभी ने सफेद स्वेटर पहना हुआ था। नेहा और उसकी सहेलियां रागिनी को ढूंढ रही थी। तभी रागिनी गेट पर आती है, सफेद स्वेटर पहने हुए। नेहा की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कहां से आया? इसने स्वेटर खरीदा कैसे? कहीं किसी से उधार तो नहीं मांग लिया? रागिनी आत्मविश्वास से मुस्कुराती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। सभी छात्र परीक्षा दे रहे थे, टीचर्स राउंड पर थे। अचानक एक टीचर रागिनी के पास रुकती है और उसके स्वेटर को ध्यान से देखती है। ये कैसा स्वेटर है? ये तो बर्फ का लगता है। लेकिन ये तो पिघल नहीं रहा। कक्षा में हलचल मच जाती है, लेकिन रागिनी बिना ध्यान दिए शांत भाव से परीक्षा देती रहती है। कुछ दिन बाद गांव के लोग चौक पर इकट्ठा होते हैं। सुरेखा देवी भी वहां मौजूद थी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। तभी रागिनी आती है, उसके हाथ में रिजल्ट था। दादी, मैं टॉप कर गई। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। वे फुसफुसाने लगते हैं। क्या सच में? हमने तो सोचा था कि ये असफल हो जाएगी। हमने इसकी दादी का मजाक उड़ाया था और आज ये पूरे कॉलेज में अव्वल आई है। तभी जमींदार आगे बढ़ता है, हाथ में कागज लिए। वो मुस्कुराता है और सबके सामने गिरवी रखे कागज फाड़ देता है। सुरेखा देवी, अब ये घर तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी पोती ने तो कमाल कर दिया। सभी तालियां बजाने लगते हैं। दादी, मैं जीत गई, लेकिन ये जीत मेरी नहीं, बल्कि आपकी है। बर्फ चाहे कितनी भी ठंडी हो, अगर उसमें किसी माँ का आशीर्वाद हो तो वो गर्माहट देने ही लगती है। यही तो बर्फ का स्वेटर है मेरी बच्ची। रागिनी भावुक होकर दादी के गले लग जाती है।
ये कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है। उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक महिला वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भैया, पूरे गांव में पानी भी नहीं है और हमें पास के गांव ने भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा राघव भैया आपने, कुछ ना कुछ तो गांव की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश पिताजी हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश हमारे गांव में बर्फ होता। मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ, ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो। इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर उनके गांव की महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो अनाज आएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी, तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा। आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन की सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहाँ से बकरी के मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंचाइन बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहां जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी।
तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना। पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी ये लीजिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, राघव, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो, वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। मैं... क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी के कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। हुर्रे! अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे।